नमस्कार। मैं सुमन द्विवेदी अपने इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास प्रकरण 1 सामान्य परिचय पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम लोग प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य पर चर्चा करेंगे। शुक्ल जी का कहना है कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी का विकास क्रम जो है वो सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, उसके बाद प्राचीन और आज प्रारंभिक हिंदी आया। मतलब इसी क्रम में हिंदी का विकास क्रम हुआ है। तो वही शुक्ल जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। अब यहाँ पे वो बता भी रहे हैं, उदाहरण भी दे रहे हैं कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, यानी गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। यानी जैसे हम गाथा या गाहा कह रहे हैं तो हमें प्राकृत का बोध हो रहा है, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या फिर लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। अब शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो ये भाषा थी इसमें तो नीति संबंधी, श्रृंगार और ये वीर रस आदि से संबंधित कविताएं तो होती थी, लेकिन यहाँ पे जैन और बौद्ध धर्म के जो आचार्य थे वो भी अपने मत की रक्षा के और प्रचार के लिए अपने उपदेश आदि की रचना भी करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया। अब शुक्ल जी कहते हैं कि प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। अब शुक्ल जी बता रहे हैं कि अपभ्रंश का नाम कब से चला, तो इसके लिए वो बता रहे हैं कि प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा देश भाषा ही कहलाती रही। शुक्ल जी ये भी कह रहे हैं कि जब तक भाषा बोलचाल में थी वह भाषा, तब तक वह देश भाषा ही कहलाती रही। और जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है कि शुक्ल जी ने कहा कि जब तक भाषा बोलचाल में थी, यानी जब तक वह भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा कहलाती रही, और जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि भरत मुनि विक्रम तीसरी शती मतलब भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। भरत मुनि ने लोक भाषा को देश भाषा कहा है, यानी उन्होंने उसका नाम अपभ्रंश नहीं दिया है। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। यही नहीं, शुक्ल जी ये भी कहते हैं कि वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शुक्ल जी कहते हैं कि अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश
तीनों का कवि कहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, यह ध्यान देने योग्य बात है कि अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामा ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। भामा ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित्र में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। अब यही नहीं, यहाँ पे ये देखिए कि भामा जो कि विक्रम की 7वीं सती में थे, वो भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है, जैसे संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश का। लेकिन बाण ने हर्षचरित्र में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार उन्होंने स्पष्ट कर दिया यहाँ पे कि उदाहरण देके, और लास्ट में वो यही कह रहे हैं कि इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की ब्रजयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। आगे वो कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। उन्होंने भी श्रावकाचार, यानी देवसेन जी की कृति श्रावकाचार है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो फिर से इसको देख लीजिए कि शुक्ल जी कहते हैं कि संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जैसे अब वो कहते हैं देवसेन जी की जो श्रावकाचार है, वो उनकी जो पुस्तक है वो दोहों में बनाई थी, और वो भाषा जो था वो अपभ्रंश भाषा का प्रचलित रूप लिया था। तो उसका उदाहरण शुक्ल जी देते हैं, वहाँ पे ये है, जो जिड़ सासड़ भाषयहु, जो जिड़ सासड़ भाषयहु, सो मई कहियहु सारु, जो पालई सही भाव करी, सो सरी पावई पार। इन्हीं देवसेन ने, अब आगे भी कहते हैं कि इन्हीं देवसेन ने दप सहाव पयास, यानी द्रव्य स्वभाव और प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य के प्राकृत में रूपांतरण किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगासार, जसहर चरयु, रे कुमार चरयु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्पदंत जो कि संवत 1029 के आसपास के थे, कि आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। उसी काल के आसपास का जसहर चरयु, जिसे यस्थर चरयु भी कहा जाता है, भी चौपाइयों में रचा गया है। जैसे बीड़ु धवलेड़ सयंडु किम हलई, बीड़ु जीवेड़ देव किम चलई, बीड़ु जीवेड़ मुख को पावई, तुम्हारे सु किम अपई आवई। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश ब्रज विलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि के अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। शुक्ल जी आगे ये भी कहते हैं कि चौपाई दोहे की यह परंपरा आगे चलकर सूफियों के प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। अब शुक्ल जी यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी
भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। अब सिद्ध हम किसे कहते हैं, यहाँ पे शुक्ल जी ने स्पष्ट कर दिया कि बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। देश के किस भागों में? पूर्वी भागों में। और कौन धर्म विकृत होकर? बौद्ध धर्म। और ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद नाम से एक ऐसे सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थलों को जब उजाड़ा, तब से ये तीतर बितर हो गए और बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। हम प्रकरण 2 में ये देखें कि किस तरह से यहाँ पे प्राकृत जब बोलचाल की भाषा नहीं रही, तभी से हम उसे अपभ्रंश मानते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा कि शुरू में जैसे भरत मुनि अपभ्रंश का नाम न देके देश भाषा को ही देश भाषा ही कहा है, वहीं पे वरुचि ने प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं किया है। अर्थात अपभ्रंश का नाम सबसे पहल यानी सर्वप्रथम हमें बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। फिर आगे हम लोगों ने यह भी जाना कि सम्मत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। इन्होंने श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहे में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप के अधिक प्रचलित रूप में है। और इसके आगे हम लोग ये भी जाने कि बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था और इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंच गया था। और ये बिहार से लेके आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे, यानी सिद्ध जो थे वो बिहार से लेके आसाम तक थे। और राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। फिर यहाँ पे ये कहना चाहेंगे, शुक्ल जी ने कहा है कि इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। यानी इनके अड्डे कहाँ थे? बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ। और बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा, तब से ये तीतर बितर हो गए और बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। शेष हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।